कोरोना ने बिगाड़ी प्रदेश की आर्थिकी। वर्ष 2020-21 में जीडीपी सहित प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट। 26 फरवरी को 5 सदस्यों का निलंबन निरस्त करने का प्रस्ताव पारित। कल बजट सत्र में सभी निलंबित विधायक हो सकेंगे शामिल। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने किया विधानसभा का घेराव। ईज ऑफ लिविंग में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहाड़ों की रानी अव्वल। अब 1000 की आबादी पर खुलेंगे राशन के डिपो, कैबिनेट का फैसला। और पहली बार लाहौल की संस्कृति देख सकेंगे सैलानी। स्नो फेस्टिवल में चख सकेंगे स्थानीय व्यंजन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोविड के कारण पूरे देश की तरह हिमाचल के विकास की गति को भी झटका लगा है। बजट पेश होने से एक दिन पहले प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 प्रभाव के कारण प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-2021 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, वर्ष 2020-21 के प्रति व्यक्ति आय में 3.7% की गिरावट का अनुमान भी है। बजट कल होगा तो कल होगा। तो आज तो बजट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 प्रस्तुत किया। 2020-21 में हिमाचल का आर्थिक प्रदर्शन राज्य स्तर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर वर्ष 2019-20 में 8.9% वृद्धि दर के साथ 1,62,816 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष 2018-19 में 1,49,422 करोड़ था। वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 7.9% वृद्धि के साथ 1,90,407 रुपए रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2018-19 में पिछले वर्ष से 6.6% की वृद्धि के साथ 1,76,460 आंकी गई थी। लेकिन कोविड के कारण वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3.7% की गिरावट के साथ 1,83,286 रहने की संभावना है, जबकि वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में भी 6.2% की गिरावट आई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान कोविड के चलते हुआ है देश की आर्थिकी को और प्रदेश की आर्थिकी को भी, और वो छुपाने वाले आंकड़े नहीं, वो आपके समक्ष है। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब गति पकड़ी है इकोनॉमी ने और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छा होगा आने वाले समय। प्रदेश के लोगों के प्रमुख व्यवसाय कृषि और बागवानी पर भी कोरोना का प्रभाव साफ दिख रहा है। वर्ष 2020-21 के अंतर्गत बागवानी उत्पादन में 43% की कमी के कारण 3.1% का संकुचन हुआ है। प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि और संबंध क्षेत्रों, जो कि 60% आबादी का प्रमुख क्षेत्र है, इसकी भागीदारी वर्ष 2015-16 में 15.89% से घटकर वर्ष 2020-21 में 13.62% रह गई है। गैर कृषि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रदर्शन के कारण राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की भागीदारी कम हो रही है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रदेशों ने इस दिशा में पहल कर ली है, और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आ चुकी है, और उसके साथ साथ में कानून अगर हम सही मायने में ठीक प्रकार से बनाएं और कंट्रोल्ड एक सिस्टम में जो है उसकी कल्टीवेशन करें, तो प्रदेश की आर्थिकी को और उसके साथ साथ में जो इसके माध्यम से जो है वो मांग की, इससे जो इसकी जो वैल्यू है, उसका जो कंटेंट है, उससे जो मेडिसिन बनती है, तो उसको भी बना सकते हैं। और ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, और आगे हम इस सारी चीज़ में धीरे धीरे विचार करने के बाद बनने की स्थिति जब बनेगी तो बताएंगे। अब देखना ये होगा कि जयराम सरकार किस तरह से इस महामारी के दौर में कल पेश कर रहे बजट में आम जन, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आते हैं, या फिर आंकड़ों के मायाजाल में उलझाकर दिनों दिन बढ़ती महंगाई में कुछ झटके और देकर जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीते 26 फरवरी को हुए हंगामे के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, जिसे आज सदन में प्रस्ताव पारित कर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की पहल सार्थक सिद्ध हुई और विपक्ष से सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी और अन्य नेताओं के प्रयास भी सराहनीय है। सदन में कल बजट भी पेश होगा और इससे पहले निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित हो जाना कहीं ना कहीं सदन में संतुलन बनाए रखने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। सदन की ताकत तो पक्ष और विपक्ष है। अगर सरकार कहे कि हमने अकेले चला लेना तो संभव नहीं है। जो विपक्ष है वो तो आत्मा है हाउस की। कोई भी विवाद होता है, संवाद उसका समाधान होता है और आज भी उसी तरह से विवाद का समाधान संवाद हुआ, चर्चा हुई। तो आने वाले समय में ये दौर होते रहेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्या रास्ता निकलता है। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं अब वो उठेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने गतिरोध समाप्त करने के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में साथ मिलकर ही आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसमें बेहद सकारात्मक भूमिका निभाई है और विपक्ष से सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी और अन्यों ने भी आपसी बातचीत के माध्यम से मसले को सुलझाने में पहल की है। इस बाबत स्पीकर चैम्बर में बातचीत हुई। सहमति के बाद सदन में प्रस्ताव लाया और पारित किया गया। अब उम्मीद है कि कल से सभी निलंबित सदस्य विधिवत चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सदन में कोविड-19 के दौरान एवं बाद में हुए कार्यों पर आपसी चर्चा हो और बजट में भी सभी माननीय विधायक बैठें और चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 26 फरवरी 2021 को हुआ था। उस समय कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई थी, जिसके कारण कांग्रेस विधायक दल के 5 माननीय सदस्यों श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री सुंदर सिंह ठाकुर, श्री सतपाल रायजादा तथा श्री विनय कुमार को सदन से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों पहियों पर चलता है। तर्क वितर्क, वाद विवाद और परस्पर संवाद के आधार पर जो है लोकतंत्र में सरकार चलती है। आज दूरभाष पर भी बातचीत हुई माननीय स्पीकर महोदय के साथ। तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्रीमती आशा कुमारी, श्री रामलाल ठाकुर, कर्नल धवनी राम शांडेल और श्री जगत सिंह नेगी जी माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आए। वहीं पर हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और मेरे साथ जो है वो उनकी बातचीत हुई। हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बातचीत में शामिल हुए। उन्हीं के निर्देश पर हमने ये बातचीत की थी। कुछ बातें जो है वो आपस में इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक हैं, उसके आधार पर सदन में हमने इन 5 सदस्यों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया, जो माननीय सदन में जो है वो पारित हुआ है। हमारा ये मानना था कि आपने स्थगित विधानसभा में हमारा निलंबन किया है। अंदर कोई ऐसा घटित नहीं हुआ था जो आप हमें बाहर निकाले। गुडविल जेस्चर जो है दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ हमने आज जो कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट कर दिया था मॉर्निंग में कि हम जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा।
कल बजट पेश होना है, अगर सबको बुलाएंगे अदब से, इज्जत से, सम्मान से तब जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि कोई डिवाइडेड हाउस है, हम डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सारा विधायक दल एकजुट है। इस विवाद पर सुक्खू ने कहा कि स्पीकर ने जिस तरह निलंबन वापसी लेने पर पहल की, इससे निलंबन का रास्ता निकला है, उसके लिए आभार। आज जिस तरह से सार्थक माहौल बना है वो लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है। उम्मीद की जा सकती है कि कल से बजट को लेकर सभी मिलकर चर्चा करेंगे। स्पीकर महोदय ने सार्थक बात की है। अब क्या प्रस्ताव ये अंदर लाते हैं, और अगर निलंबन बिना शर्त रद्द होता है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज से विधानसभा ठीक तरह से संवाद से, विवाद को हल करने से, मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी उसमें भाग। स्पीकर महोदय ने सुबह मुझे फ़ोन किया और हमारे 5 मेंबर उनसे मिलने के लिए गए और 5 मेंबर ने चर्चा की। अभी चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद जो परिणाम आएगा उसमें हम ये मानते हैं कि सार्थक परिणाम आना चाहिए। जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे जाने चाहिए और जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से सुलझाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बात हुई है। अभी हमने अपने जो विधायक है उनको बुलाया है और प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और अभी निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि ये बातचीत सार्थक खत्म है। हाँ, हमारी ये भी मांग है कि जो हमारे 5 सदस्यों पर FIR दर्ज की गई है, सरकार उसको भी विड्रॉ करे, पर वो विधानसभा नहीं रद्द कर सकती, उसके लिए प्रोसीजर अलग है। उधर राकेश सिंघा ने भी कहा कि सदन में सभी सदस्यों की मौजूदगी में ही चर्चा का माहौल होता है। इसके लिए जो पहल की गई है, इससे एक रास्ता तो खुला है और उम्मीद की जा सकती है कि कल से विधानसभा में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। ये प्रयत्न उसी दिन से चल रहा था जिस दिन से ये विवाद खड़ा हुआ। ये अच्छी बात है कि आज इसका हल निकल गया है और जो बजट सत्र है उस बजट सत्र में 68 के 68 जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। निलंबन बिल्कुल रद्द हुआ है और उसके लिए अभी प्रस्ताव पेश होगा। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। आज से पहले कभी भी नहीं कोई ऐसा सत्र नहीं था जिसमें बजट के पेश करते समय गैर हाजिरी हुई होगी, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गैर हाजिरी होनी थी जिसका हल निकल। ये अब मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सा पुनर्विचार करना है, क्योंकि बजट वो कोई सत्ता पक्ष का नहीं है, वो विपक्ष का नहीं है, वो देश प्रदेश की 71 लाख जनता का बजट। और सेकेंडली हमने ये कहा था विधानसभा जो है शर्तों से नहीं चलती। अगर आप कहें कि जैसे लगातार आ रहा था ये माफ़ी मांगो, फला मांगो, हमने कल भी कहा था कि ऐसा संभव ना हुआ है, कभी ना होगा। तो इसलिए इससे हटके जिस ढंग से निलंबन बहाल होते रहे हैं, आप उसी तौर तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आप बहाल करें। हमारा डेलीगेशन की आज जो बात हुई मुख्यमंत्री से और स्पीकर से, संसदीय कार्य मंत्री से और श्री महेंद्र सिंह जी से, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं, अब वो उठेंगे। फीस वृद्धि को लेकर निजी स्कूलों की ओर से की जा रही मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से आज विधानसभा का घेराव किया गया। इस मौके पर संघ सदस्यों ने पहले पंचायत भवन से विधानसभा तक रैली निकाली और घेराव किया। संघ ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए। बढ़ी हुई फीसें वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये निजी स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ। छात्र अभिभावक मंच ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाया जाए। कोई भी सरकार जो है पिछले काफ़ी समय से निजी स्कूलों को संचालित नहीं कर पाई है। जो निजी कॉलेज हैं हिमाचल के अंदर, जो निजी विश्वविद्यालय हैं हिमाचल के अंदर, उनके लिए एक रेगुलेटरी कमीशन बन चुका है 2010 में, आज से 11 साल पहले। लेकिन निजी स्कूलों के लिए नहीं बनता है रेगुलेटरी कमीशन। जो कानून बनाया गया था निजी स्कूलों को लेकर 1997 में, उस कानून के अंदर फीसों के संचालन के संदर्भ में कोई बात नहीं है। और निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों से फीस वसूली के नाम पर
की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही मंच ने मांग उठाई है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह के चार्जेस वसूलने पर पूर्णतः रोक लगाई जानी चाहिए। छात्र अभिभावक मंच की ओर से ये प्रदर्शन हमने आज किया है। आप सभी को मालूम है, पिछले 2 वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और भारी फीसों को लेकर और जिस तरीके से निजी स्कूल मनमानी करते हैं, मानसिक तौर पर पेरेंट्स की प्रताड़ना करते हैं और उसके संदर्भ में कोई भी कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, रेगुलेटरी कमीशन नहीं है, इन बातों को लेकर जो है आज का ये प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, विधानसभा पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भारी फीसों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इसी विधानसभा सत्र के अंदर जो है एक कानून और एक रेगुलेटरी कमीशन जो है सरकार की ओर से लाया जाना चाहिए और जो ट्यूशन फीस के अलावा जो तरह तरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं उन सभी चार्जेस को जो है निरस्त किया जाना चाहिए। हर स्कूल के अंदर विधिवत रूप से पीटीए का गठन होना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी स्कूल सरकार के आदेशों को नहीं मानता उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र अभिभावक मंच के विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ये मामला प्रदेश के करीब 17.5 लाख लोगों से जुड़ा है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर कोई भी कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी बजट में सरकार को कानून लाना चाहिए। आज पंचायत भवन से रैली निकलकर जो है विधानसभा आई है और विधानसभा में ये प्रदर्शन हमने करके सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इसी बजट सत्र के अंदर सरकार को निश्चित तौर से एक कानून लाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3415 निजी स्कूल काम कर रहे हैं। इन 3415 निजी स्कूलों में लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन से 6.5 लाख विद्यार्थियों के लगभग 10 लाख अभिभावक हैं, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 17 लाख लोगों के जीवन से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। कोरोना में हमने क्या देखा कि कोरोना के समय में जब लोगों का रोज़गार चला गया उस वक्त में भी निजी स्कूलों ने पूरी मनमानी की, लूट की, फीस माफ़ नहीं की। सरकार की अधिसूचना जारी करने के बावजूद, हिमाचल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद ये निजी स्कूल जो बिल्कुल मुकर गए और जो ट्यूशन फीस के अलावा तरह तरह के चार्जेस थे, एनुअल चार्जेस या दूसरे चार्जेस थे, वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं इन्होंने बखूबी लिए। तो एक बड़ा बोझ जो है आज भी पेरेंट्स पर डाला जा रहा है निजी स्कूलों की ओर से और लगातार एक तानाशाही जो निजी स्कूलों की रहती है। और अब शिमला शहर के लिए एक अच्छी खबर। 10 लाख से कम आबादी वाले देश भर के 111 शहरों में पहाड़ों की रानी शिमला को रहने योग्य स्थानों में अव्वल आंका गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी रहने के लिए वर्ष 2020 में 111 शहरों का मूल्यांकन किया गया था। इसमें शिमला शहर अव्वल आया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर के 111 शहरों का मूल्यांकन करने के बाद वीरवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह सूचना जारी की है। ये शिमला शहर के सभी निवासियों के लिए हर्ष की बात है और मैं इस अवसर पर शिमला शहर की संपूर्ण जनता को, जिनमें आप भी शामिल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में जो है वो शिमला शहर प्रथम रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ष 2020 में 111 शहरों का मूल्यांकन किया गया। इसमें शिमला शहर को अव्वल आंका गया है। इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली का नाम है। वर्ष 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार शिमला शहर देश के 111 शहरों में 92वें स्थान पर था। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक आकलन के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन्हें स्थानीय निकाय के भीतर और बाहर विभिन्न विभागों से संबंधित डाटा एकत्र करके और डिजाइन करके वेब पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करना था। ये सर्वेक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया गया था। ये सर्वेक्षण 1 फरवरी से शुरू हुआ और 29 फरवरी 2020 तक चला। शिमला शहर में शिमला स्मार्ट सिटी और शिमला नगर निगम द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए नागरिकों की अवधारणा जानने के लिए भी एक सघन अभियान चलाया गया था, जो पूरे देश भर में 1 फरवरी 2020 से शुरू किया गया था। 1 महीने तक जो है ये चला था। इसका विश्लेषण जो है वो किया गया, क्योंकि ये ऑफलाइन भी किया गया था और ऑनलाइन भी किया गया था, जिसमें विभिन्न जो पहलू होते हैं ईज ऑफ लिविंग के,
उन सभी के आधार पर जो है ये सर्वे किया गया था और उसके आधार पर शिमला जो है वो प्रथम आंका गया है। देखिए, प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश में अपराधों में भी कमी आई है। कोरोना के कारण जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बावजूद भी प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के सरकार की जो कर्तव्य निष्ठा है, समर्पण है और नागरिक अनुकूल प्रशासन जो है वो इसका बहुत अच्छा जो है सर्वश्रेष्ठ ये उदाहरण है। इन सभी क्षेत्रों में शिमला शहर जो है वो प्रगति कर रहा है, जिसका आकलन शिमला शहर की जनता ने स्वयं किया है और उसका बाकायदा पोर्टल पर जो है वो फीड किया गया था। नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड थे, सघन अभियान चलाया गया और जो विश्लेषण हुआ है, विश्लेषण के बाद शिमला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधानसभा में बताया कि कोरोना के कारण विकट परिस्थितियां होने के बावजूद प्रदेश का निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना प्रदेश की कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और नागरिक अनुकूलन प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक आकलन में शिमला को पहला स्थान मिलना बड़ी बात है। उधर केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल जिला कार्यक्रम में चंबा जिले को नीति आयोग की ओर से घोषित रैंकिंग में देश भर के 112 जिलों में चौथा स्थान मिला है। वहीं धर्मशाला को 37वां स्थान मिला है। नगर निगम परफॉर्मेंस में स्मार्ट सिटी धर्मशाला को देश में 16वां और शिमला को 24वां स्थान मिला है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अन्य विषयों की जो है वो सर्वे करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, लेकिन ईज ऑफ लिविंग शहरों में जो है वो कैसी हो, इस दृष्टि से क्या क्या सुविधाएं शहरों में जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उनमें कहाँ कहाँ उन सूचकांक पर जो है वो हमारा शिमला शहर जो है वो पूरा उतरता है कि एक बार स्थान प्राप्त कर लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता है। इसको बनाए रखना जो है वो आवश्यक है। हम सब प्रयत्न करेंगे कि हम आने वाले समय में जो ये हमारा आकलन आज हुआ है, इससे अधिक तेजी से कार्य करने वाले और इससे ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले शहर के रूप में जो है वो देश भर में जो है गिने जाएं। हिमाचल प्रदेश में अब 1000 की आबादी पर राशन डिपो खुलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पहले 1500 की आबादी पर राशन डिपो खोला जाता था। अब नियमों में संशोधन करने के बाद इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया गया था, जिसके बाद नया फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बजट को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई और इस बार करीब 52,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने की तैयारी है। इस समय हिमाचल प्रदेश में 4800 से ज्यादा राशन के डिपो हैं। कई डिपो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में लोगों को सस्ता राशन लेने में दिक्कतें पेश आती थीं। प्रदेश सरकार के पास इसे लेकर भी शिकायतें आ रही थी। इसके चलते सरकार ने 2 किलोमीटर की दूरी पर राशन डिपो खोलने का फैसला लिया है। पहले 3 किलोमीटर के दायरे में राशन का डिपो खोलने की व्यवस्था थी। अब लोगों को घर द्वार पर सस्ता राशन देने के लिए कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण के बारे में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर विनियोग विधेयक और अन्य बिलों के ड्राफ्ट पर भी विचार किया गया। इस बार करीब 52,000 करोड़ रुपए के बजट को पेश करने के बारे में चर्चा हुई है। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर स्थिति स्पष्ट की गई। प्रदेश में एहतियात बरतने के निर्देश को सार्वजनिक स्थलों पर ठीक से लागू करने के लिए कहा गया है। हालांकि नई बंदिशें लगाने का निर्णय फिलहाल आगे टाल दिया गया है। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। और अब रुक करते हैं लाहौल स्पीति का। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर पर्यटकों के साथ पहली बार स्नो फेस्टिवल मनाया जाएगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 और 19 मार्च को
कोकसर पंचायत के तहत टनल के नॉर्थ पोर्टल पर इसका आयोजन होगा। हजारों सैलानी पारंपरिक संस्कृति और लोक नृत्य से रूबरू होंगे और पारंपरिक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी चखेंगे। पूरी लाहौल घाटी में 14 जनवरी से स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लाहौल स्पीति, लोसर, हालदा, फागली आदि उत्सव को स्नो फेस्टिवल के साथ जोड़कर मनाया जा रहा है। घाटी के तोत, गाहर, पट्टन व तीनन समेत स्पीति घाटी में स्नो फेस्टिवल की धूम है। फिलहाल पर्यटक स्नो फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। इसका कारण घाटी में बर्फबारी और पर्यटकों को सिसु से आगे नहीं भेजना है। ये पहला मौका होगा जब पर्यटकों को 2 दिन तक लाहौल की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। उन्हें पारंपरिक व्यंजन जैसे सिड्डू, चिलड़ा, बॉयल्ड आलू, मारछू और यहाँ की नमकीन चाय का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के गुफा होटल में हजारों सैलानी कोकसर पंचायत की ओर से आयोजित करवाए जा रहे हिमोत्सव में पारंपरिक वेशभूषा, रीति रिवाज और लोक नृत्य की झलक देख सकेंगे। उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि 18 से 19 मार्च को कोकसर पंचायत के तहत नॉर्थ पोर्टल के गुफा होटल में 2 दिवसीय स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसमें पर्यटकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। फेस्टिवल में हम 18 और 19 तारीख को कोकसर पंचायत में नॉर्थ पोर्टल पे इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 18 तारीख को स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी और 19 तारीख को जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वो उसका आयोजन किया जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 18-19 को जितने भी टूरिस्ट अटल टनल को क्रॉस करेंगे उनको लाहौल की संस्कृति से रूबरू किया जाएगा। तो ये प्रयास कोकसर पंचायत के लोग अभी से इसमें लगे हैं और उम्मीद करता हूँ कि उस समय वेदर भी अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो लाहौल की संस्कृति को देख पाएंगे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।